हेलो गाइस, मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अज्योर की आज कुछ बेसिक बातें जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं मैं बताऊंगा। इंटरव्यूअर क्या क्या बेसिकली जो छोटी बहुत ही बेसिक होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उनको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कभी कभी कुछ किसी लोगों का समझाने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, बार बार माइंड में रट लेते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। तो बेटर है कि हम आज अच्छे से समझेंगे। बात आती है, कुछ इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि सर्विस एंड पॉइंट क्या है, सर्विस एंड पॉइंट काम कैसे करते हैं बेसिकली। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि सर्विस एंड पॉइंट यानी सबसे पहली चीज एक देखिए कि सर्विस एंड पॉइंट यानी यहाँ पर सर्विस जो वर्ड आ रहा है, और वो सर्विस वर्ड की वजह से आप समझ सकते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अज्योर में क्या होता है कि रिसोर्स ग्रुप होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर वीनेट क्रिएट होते हैं और वीनेट के अंदर सबनेट बनते हैं। तो वीनेट होता क्या है? वीनेट एक होती है नेटवर्क बाउंड्री, जिससे को इजी टू मैनेज होता है। आप कोई पार्टिकुलर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, आप कोई एक तरह से इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है जो आपने सबनेट बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, एक कह सकते हो कि आपने सपोज एक एचआर के लिए नेटवर्क एक असाइन किया हुआ है सबनेट, एक सेल्स के लिए किया हुआ है, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किया हुआ है। तो वो आपस में ना कम्युनिकेट कर सकें, तो उस टाइप की वहाँ पर फीचर्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको सिक्योर कर सकते हैं। या आपको कोई चाहते हो कि आईटी सेल्स वाला और एचआर से कम्युनिकेट कर सके सबनेट, तो वो भी हम वहाँ पे एक तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है सर्विस एंड पॉइंट की। तो सर्विस एंड पॉइंट में बेसिकली जब भी आप वहाँ पर वीनेट में जाएंगे, तो वीनेट में वहाँ पर ऑप्शंस आता है सर्विस एंड पॉइंट का। अब आपकी रिक्वायरमेंट आई कि वीनेट में एक कोई सबनेट बना हुआ है, सपोज डेवलपमेंट वाला है। अब डेवलपमेंट वाले कॉस्मोस डीबी यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पूरे वीनेट को, जरूरी नहीं है कि पूरे वीनेट के अंदर जितने भी सबनेट्स हैं उनको आप यूज करा दें। बस आपको सर्विस एंड पॉइंट ऑप्शंस पर जाएंगे, और सर्विस एंड पॉइंट ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको जैसे ही आप ऐड करेंगे सर्विस एंड पॉइंट, तो वहाँ पर जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपको शो करनी लगती हैं जब आप क्रिएट सर्विस पॉइंट एंड पॉइंट पे जाते हैं। तो जैसे कि कोई कॉस्मोस डीबी यूज़ करना चाहता है, या अजोर एडी यूज़ करना चाहता है, या कह सकते हो अजोर फंक्शन यूज़ करना चाहता है, अजोर सर्विस बस यूज़ करना चाहता है, अजोर इवेंट हब यूज़ करना चाहता है, अजोर इवेंट ग्रिड यूज़ करना चाहता है, और डेवलपमेंट के लिए जो आपकी सर्विस होती है अजोर फंक्शन वो यूज़, मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो उसके बावजूद भी जब आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि आप पार्टिकुलर मतलब बीनेट के अंदर जो सबनेट है उसको करना चाहते हो, या सारे सबनेट्स के लिए सर्विस यूज़ कराना चाहते हो। तो वो आप सर्विसेज उसके जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जिस सबनेट की रिक्वायरमेंट है उसको असाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्विस एंड पॉइंट होते हैं, और कुछ भी नहीं होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं बेसिकली। अब बात आती है हमारी कि एप्लीकेशन गेटवे क्या होते हैं और फ्रंट डोर्स क्या होते हैं। फ्रंट डोर्स हम यूज़ कहाँ पर करते हैं और एप्लीकेशन गेटवे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फ्रंट डोर जो है बेसिकली दोनों ही HTTP और HTTPS बेस्ड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लेयर 7 पर काम करते हैं। तो लेयर 7 की बात करता हूँ, तो लेयर 7 में आपको पता चल गया होगा कि लेयर 7 जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। अब एप्लीकेशन लेयर बेसिकली जिस पर आपका आपने देखा कि मैंने बोला कि HTTP और HTTPS यानी वेब बेस्ड ट्रैफिक जो आ रहा है, वेब बेस्ड ट्रैफिक आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए यदि आप ग्लोबली कोई जैसे सॉल्यूशन कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं, तो ग्लोबल में आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी में आपका जो लोड बैलेंसिंग पर्पज से यूज होगा वो फ्रंट डोर्स होंगे। और आप विद इन अ रीजन चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन गेटवे यूज करने होते हैं। लोड बैलेंसर का क्या है? लोड बैलेंस सर में जो आपको मल्टीपल टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, जैसे फ्रंट एंड लोड बैलेंसर हो गया, बैक एंड लोड बैलेंसर हो गया। लोड बैलेंसर बेसिकली काम क्या करते हैं? लोड बैलेंसर ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करते हैं कि जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको लोड बैलेंस करना है, जिससे कि आपका प्रोडक्शन में आउटेज ना आ सके, कंटिन्यूस आपका प्रोडक्शन रन होता रहे, और एक पार्टिकुलर नोड पर या पार्टिकुलर होस्ट पर लोड ज़्यादा ना रहे। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर काम करते हैं। अब फ्रंट डोर की बात करते हैं। फ्रंट डोर में भी मल्टीपल रूल्स होते हैं, मल्टीपल टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनके बिहाफ पर आपके फ्रंट डोर काम करते हैं। जैसे एफिनिटी वेस्ट हो गया, सेशन एफिनिटी, कुकी वेस्ट हो गया, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वेस्ट हो गया आपका, और सेशन TLS और SSL ऑफलोडिंग हो गया। तो इस चीज़ की जो टर्मिनोलॉजी हैं वो आपकी फ्रंट डोर्स में यूज़ होती हैं। अब
ये आपको क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन गेटवे कहाँ यूज़ होते हैं और फ्रंट डोर्स कहाँ यूज़ होते हैं। अब बात आ जाती है कि कुछ इंटरव्यूअर ये पूछते हैं आपसे कि रीप्रोटेक्ट क्या है अज्योर साइट रिकवरी में। जब हम डीआर कोई प्लान कर रहे हैं तो अज्योर साइट रिकवरी क्या में जो है आपका रीप्रोटेक्ट ऑप्शंस होता है, वो क्या काम करता है और कमिट क्या काम करता है। उसमें बहुत ही ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, रीप्रोटेक्ट और कमिट। रीप्रोटेक्ट कमिट का मतलब क्या होता है कि वहाँ जो रिकवरी पॉइंट क्रिएट होते हैं, जब भी सपोज आपकी डीआर साइट आपने प्लान की हुई है और आपकी एक प्राइमरी साइट है और एक सेकेंडरी साइट है। डीआर साइट आपको मालूम है कि क्यों प्लान करते हैं, हम कस्टमर को बताते हैं। जो कस्टमर बेसिकली इस वजह से प्लान करता है कि सपोज कल को आपका एक इंडिया में डेटा सेंटर है और सारी एप्लीकेशन सर्विसेज इंडिया में होस्टेड हैं और आपका जो है इन्वायरमेंट स्मूथली चल रहा है। अब हुआ क्या, बाय द वे कुछ दंगे हो जाते हैं, कुछ फ्लड आ जाता है, कोई आग लग जाती है डेटा सेंटर में, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहेगा और आपका जो है बेसिकली डेटा सेंटर में प्रॉब्लम आ जाएगी और आप प्रोडक्शन को रन नहीं कर पाएंगे यदि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो इस वजह से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो उनको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसके लिए वो डीआर साइट का भी सॉल्यूशन बताता है। जैसे सपोज एक आपकी साइट इंडिया में है और एक आपकी बैंगलोर में है, या आप कह सकते हो कि डिफरेंट रीजन में चाहते हो, क्लाउड पे चाहते हो, तो आप उसके लिए ईस्ट यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो आप कन्वीनियंट समझते हैं अकॉर्डिंग टू अपने उस कंट्री को आप चूज कर सकते हैं, जो कि अज्योर ने मल्टीपल डेटा सेंटर बनाए हुए हैं। अब उसके बाद बात आती है कमिट एंड रिप्रोटेक्ट। रिप्रोटेक्ट में बेसिकली, कमिट में क्या होगा, उसमें क्या होता है बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो होता है वो बेसिकली हमेशा ये बताता है कि कस्टमर की जो डीआर साइट होती है, डीआर सॉल्यूशन होता है, वो आरटीओ और आरपीओ पर डिपेंड करता है। रिकवरी टाइम ऑफ ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। रिकवरी पॉइंट जो क्रिएट होते हैं हमारे उसमें बेसिकली रिकवरी पॉइंट में क्या होता है कि रिकवरी पॉइंट में वो एप्लीकेशन जो आपने रेप्लिकेशन आइटम लगाए हुए हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपना स्नैपशॉट एक रिकवरी पॉइंट बनाता रहता है। तो आपको डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंटली रिकवरी पॉइंट बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम शेड्यूल करते थे सिस्टम में, सर्वर बैकअप शेड्यूल करते थे, तो वो अपना क्या करता था कि अपना एक लास्ट शेड्यूल टाइमिंग होती थी, उसके हिसाब से अपना जो है वो एक बैकअप क्रिएट कर लेता था। और सिस्टम में भी देखा होगा कि एक रिकवरी पॉइंट बन जाता था पहले। जब हम रिकवरी पॉइंट बना लेते थे तो जैसे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उस रिकवरी पॉइंट की जगह रिस्टोर कर सकते हो। तो ऐसे ही कमिट में बेसिकली क्या होता है कि जो रिकवरी पॉइंट बनता है, तो जब आपका सपोज कोई भी मान लो जो प्राइमरी साइट पे उस पर प्रॉब्लम आ जाता है कुछ और आप चाहते हो रिस्टोर करना अपनी डीआर साइट से, तो जो रिकवरी पॉइंट की हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लेटेस्ट आपका जो रिकवरी पॉइंट जो है रिस्टोर होता है। अब आप चाहते हो कि रिकवरी पॉइंट जो है पॉइंट से रिस्टोर तो हो गया, लेकिन उसमें कुछ में प्रॉब्लम आने लगी। अब मतलब आप चाहते हो कि इससे मुझे पीछे का रिस्टोर करना सकूँ, तो वो भी आप ऑप्शंस आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है। लेकिन जब आपने कमिट कर दिया, रिस्टोरेशन होने के बाद आपने कमिट कर दिया, तो कमिट करने के बाद फिर आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो कमिट का फंडा होता है। अब बात आती है रिप्रोटेक्ट की। रिप्रोटेक्ट कहाँ यूज़ होता है? रिप्रोटेक्ट बेसिकली जो क्या है कि रिप्रोटेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी प्राइमरी वेबसाइट, प्राइमरी जो साइट है हमारी, उसके जो रिसोर्सेज हैं, आइटम्स हैं, वीएम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको जब हमें जो हमारी सेकेंडरी साइट है उसके साथ जब हमें रिप्लिकेट करना है, तब हम जो है रिप्रोटेक्ट का यूज़ करते हैं। उसमें भी दो चीज़ होती हैं। अब मैं एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा जो इंटरव्यूअर पूछते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं किताबों पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती वो चीज़ें। तो वो मैं आपको एक और बताऊंगा कि वहाँ पर एक चीज़ और होती है। एक होता है टेस्ट फेल ओवर, एक होता है फेल ओवर। टेस्ट फेल ओवर में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने डीआर साइट प्लान कर ली, सब कुछ रेडी हो गया, आपका रिप्लिकेशन हो गया डीआर रीजन में, उसके बाद टेस्ट फेल ओवर होता है। टेस्ट फेल ओवर में आपको जब टेस्ट फेल ओवर करोगे तो टेस्ट फेल ओवर में बेसिकली आपकी सारी चीज़ें टेस्ट होंगी कि वेदर आप डिजास्टर सिनेरियो में हैं, तब आपका ये फेल ओवर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फेल ओवर हम तब यूज़ करते हैं हमारी डीआर साइट ख़त्म हो चुकी है और हमें फेल ओवर को दोबारा से हमें स्टेबलाइज करना है और हम चाहते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी साइट है वो काम करने लग जाए, तब हम वहाँ पर फेल ओवर का यूज़ करते हैं।
अब बात आ जाती है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है जो अक्सर एक्चुअली इंटरव्यूअर पूछते हैं कि अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में क्या अंतर है। अवेलेबिलिटी सेट बेसिकली यहाँ पर बहुत ही बड़ा, वैसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जॉन की जहाँ हमारे माइंड में बात आती है, जॉन एक बड़े लेवल पे हो गया। अवेलेबिलिटी सेट जो होते हैं विद इन डेटा सेंटर होते हैं, और विद इन डेटा सेंटर जैसे सपोज आपने कोई वीएम बनाई, जब आप स्टार्टिंग में वीएम बनाते हो तो उसमें बेसिकली अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन आता है कि वो वीएम आप अवेलेबिलिटी सेट में डालना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अवेलेबिलिटी सेट बेसिकली क्या होता है कि हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाई अवेलेबिलिटी दैट मीन्स कि आप जैसे एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि जैसे आपने एक डीसी बनाया, एक उसका जो है एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना दिया, तो वो आपके एक तरह से रिप्लिका हो गई कि वो यदि आपका मैन फेल हो जाता है तो वो आप उससे भी काम कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि अवेलेबिलिटी सेट में जो वीएम बन रही है उसकी 3 कॉपी जो है बाय डिफ़ॉल्ट बनेगी। यानी बेसिकली आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी फॉल्ट टॉलरेंस, ये दो जो काम करता है, फॉल्ट टॉलरेंस और अपडेट डोमेन के बिहाफ पे काम करता है कि जो आपके लिए रिसोर्स शेयर किए गए हैं, जैसे पावर हो गया, नेटवर्क स्विचेस हो गए, इस टाइप की जो कनेक्टिविटी होती है वो आती है आपकी फॉल्ट टॉलरेंस में। यानी आपके जो वीएम्स है उसको जो है मतलब 3 रैक्स के लिए जो है असाइंड रहे गए, जो एक तरह से हार्डवेयर, एक आपका स्विचेस हो गए, पावर हो गया, पावर आउटेज हो जाती है, उससे इनमें नेटवर्क डाउन हो जाता है तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्विच पे भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए फॉल्ट टॉलरेंस। अपडेट डोमेन में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 5। अपडेट डोमेन में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली कोई अपडेट, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी है, कोई पैचिंग अपडेशन है, कोई भी मेंटेनेंस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो आपको 100% वीएम अवेलेबल कराएगी, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करता है वो 99.99% का एसएलए प्रोवाइड करता है। तो उस एसएलए को प्रोवाइड करने के लिए उसको इस टाइप की हाई अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी आपको, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप उसको मैनेज कर पाए। तो ये हो गया आप। अब अवेलेबिलिटी जोन की बात आ जाती है। अवेलेबिलिटी जोन, ये तो अवेलेबिलिटी सेट हो गया विद इन डेटा सेंटर हाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है बेसिकली? अवेलेबिलिटी जोन आता है विद इन डिफरेंट डेटा सेंटर, विद इन डिफरेंट डेटा सेंटर। जैसे आपका एक कह सकते हो डेटा सेंटर मुंबई में और एक डेटा सेंटर बेंगलोर में है, बट एक ही रीजन में है, एक तरह से कह सकते हो। तो वो जो बेसिकली जिस टाइप की जो हाई अवेलेबिलिटी होती है वो आपकी अवेलेबिलिटी जोन में हो जाती है। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताए थे जो बेसिकली इंटरव्यूअर पूछते हैं, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन बताता रहूँगा, और आप वॉच करते रहें और आप इंजॉय करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।